हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल शिक्षा मित्र क्लासेस। आप सभी का एक बार फिर से शिक्षा मित्र क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है बेटा। और मैं ईश्वर ठाकुर बेटा आपके साथ लगातार जुड़ा हूं और आज करंट अफेयर्स क्लास 3 मैं आपके लिए लेके आया हूं। ठीक है बेटा, तो जैसा कि आप देख रहे हैं जो भी हमारे मोस्टली एग्जाम्स हैं उसमें जीके सेक्शन, करंट अफेयर सेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसी के लिए हम बेटा करंट अफेयर और जीके की क्लास आपके लिए लेके आ रहे हैं लगातार। तो आज करंट अफेयर्स की क्लास 3 हम लेके आए हैं। तो चलिए बेटा आज क्लास स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की, आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए। तो बेटा हमारे सामने जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज ऑब्जर्व ऑन विच डे, कि जो अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस है किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, हम किस दिन इसे क्या करते हैं, मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। तो आप देख रहे हैं आपके सामने ऑप्शन ए है जुलाई 8, या ऑप्शन बी सितंबर 8, ऑप्शन सी अगस्त 8, या ऑप्शन डी अक्टूबर 8। हम किस दिन इसे सेलिब्रेट करते हैं। तो आप देख रहे हैं बेटा हम आपके लिए क्वेश्चंस के साथ इसकी पूरी जानकारी लाते हैं। तो चलिए थोड़ी इस क्वेश्चन की हम क्या करते हैं, थोड़ी इंफॉर्मेशन लेते हैं क्या है ये। तो आप देख रहे हैं जैसा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि जो भारतीय सरकार है उन्होंने डिसाइड करा टू ऑर्गेनाइज अ लिटरेसी वीक। तो जो लिटरेसी वीक है वो कब से कब तक हमारा चला, 1 सितंबर टू 8 सितंबर 2023 तक सेलिब्रेट हुआ है इंटरनेशनल लिटरेसी डे। ठीक है, भारतीय सरकार ने क्या करा था बेटा, डिसाइड करा। फिर जो यूनेस्को है, क्या बेटा यूनेस्को, तो यूनेस्को विल सेलिब्रेट इंटरनेशनल लिटरेसी डे ILD ऑन 8 सितंबर 2023 अंडर द थीम। तो भाई यूनेस्को ने क्या सेलिब्रेट करा इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब, 8 सितंबर 2023 अंडर द थीम। और इन्होंने बेटा ये थीम रखी प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड, कि भाई संसार के लिए हम क्या कर रहे हैं कि लिटरेसी को बढ़ाना है। और ये आप देख रहे हैं जो साक्षरता दर है किसी भी देश की GDP हो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं, तो पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो इन अ ट्रांजेक्शन बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटी बनानी है। तो यूनेस्को ने 8 सितंबर 2023 को संक्रमण में दुनिया के लिए साक्षरता को बढ़ावा देना है। ठीक है, किसको देना, बढ़ावा देना है। एंड टिकाऊ और शांतिपूर्ण समाजों की नींव का निर्माण विषय के तहत अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस ILD मनाएगा। तो जो डे रखा गया वो कौन सा था बेटा, 8 सितंबर 2023। और जो भारतीय सरकार है उन्होंने 1 सितंबर से 8 सितंबर तक ये इंटरनेशनल जो यहाँ पे लिटरेसी वीक है ये हमने क्या करा बेटा, सेलिब्रेट करा भारत में। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा बेटा आप देखेंगे, इसका जो आंसर है हमारे पास ऑप्शन बी है 8 सितंबर। ठीक है भाई, 8 सितंबर इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो अभी आपने देखा बेटा कि हमने बात करी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ठीक है, फिर हमने बात करी बेटा यूनेस्को की। अब हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं भाई ये यूनेस्को है क्या। ठीक है, चलिए बेटा इसकी जानकारी लेते हैं हम। तो यूनेस्को की हम बात करेंगे बेटा, तो ये क्या है यूनेस्को, क्या, यूनेस्को इज द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन हम इसे बोलते हैं। और इट कंट्रीब्यूट टू पीस एंड सिक्योरिटी बाय प्रमोटिंग करना किसको, इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन एजुकेशन के अंदर, साइंस के अंदर, कल्चर, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। तो जो इसका कंट्रीब्यूशन है एक ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा, किस किस में बेटा, हमारे एजुकेशन में, साइंस के अंदर, कल्चर, कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन। और यूनेस्को प्रमोट करता है नॉलेज शेयरिंग, क्या, ये ध्यान रखना, ये प्रमोट करता है किसको बेटा, नॉलेज शेयरिंग एंड द फ्री फ्लो ऑफ आइडिया टू एसलेट करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, की आपस में हमारी क्या हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो हर एक कंट्री की बेटा। एंड अ मोर परफेक्ट नॉलेज ऑफ ईच अदर लाइफ, और हमें एक दूसरे की पूरी क्या हो, जानकारी हो। तो यूनेस्को प्रोग्राम कंट्रीब्यूट टू द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, कि भाई लगातार हम क्या करें, डेवलपमेंट करें, इसका ये गोल होता है। एंड डिफाइन इट द 2023 एजेंडा अडॉप्टेड बाय द UN जनरल असेंबली इन 2015 में ये एजेंडा इन्होंने ये तय करा था कि कब तक, 2030 तक हम क्या करेंगे, अचीव करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को। ठीक है, और ये डिसाइड कब हुआ था बेटा, ये डिसाइड हुआ था जनरल असेंबली हुई थी 2015 में कि हम 2030 तक, क्या 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को क्या करेंगे, अचीव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बेटा इसकी और जानकारी लेते। तो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। ये शिक्षा के
विज्ञान के सांस्कृतिक संचार और सूचना में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने और शांति और सुरक्षा में योगदान देता है। ठीक है। और यूनेस्को आपसी समझ और एक दूसरे के जीवन के बारे में अधिक सटीक ज्ञान को तेज करने के लिए ज्ञान साझा करने और विचारों के मुक्त प्रवाह को बढ़ावा देता है, ताकि हम एक दूसरे की जानकारी जान सके, लोगों के बारे में जान सके। ये यूनेस्को का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। और यूनेस्को के कार्यक्रम 2015 में संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा अपनाए गए 2030 एजेंडा में परिभाषित सतत विकास लक्ष्यों की उपलब्धि में योगदान करते हैं। और ये कब तक? 2030 तक ये अचीव करना है। ठीक है, ये गोल है। चलिए बेटा, अब यूनेस्को की हिस्ट्री क्या है भाई, है क्या, ये हमें पता चल गया। क्या इतिहास रहा है, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी और प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो एज अर्ली एज 1942, ये कब की बात है? 1942 की, जब हमारा भारत देश आजाद नहीं हुआ था। तो इन वार टाइम, ये क्या चल रहा था? वार चल रहा था। बेटा आपको पता ही है कि जो हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो 1914 से लेकर 1980 तक चला था। ठीक है, फिर उसके बाद जो सेकेंड वर्ल्ड वार जो हुआ वो 1939 से लेके 1945 तक ये चला था। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये बात है 1942 की। किसकी बात है? 1942 की, जो क्या चल रहा था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। तो द गवर्नमेंट्स ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज, जो सरकारें थी किसकी? यूरोपियन कंट्रीज की, विच वर confronting Nazi Germany and its allies met in the United Kingdom for the conference of Allied Minister of Education, for Allied Minister of Education। तो आपने देखा जो गवर्नमेंट थी यूरोपियन कंट्री की, विच वर कन्फ्रंटिंग थी किसके? नाजी जर्मनी, नाजिज्म चल रहा था बेटा जर्मनी में, एंड इट्स अलाइज, ये मिले यूनाइटेड किंगडम फॉर द कॉन्फ्रेंस ऑफ अलाइड मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। देन वर्ल्ड वॉर सेकंड वाज फार फ्रॉम ओवर, जैसे ही क्या हुआ बेटा? खत्म हुआ। येट दोस कंट्री वर लुकिंग फॉर वे एंड मीन्स टू रीबिल्ड देयर एजुकेशन सिस्टम, कि भाई वार खत्म हो गया। और कोई भी जब वार होता है वो कितने देश को क्या कर देता है बेटा? तबाह कर देता है। ठीक है, तो जब वार खत्म हुआ सेकेंड वर्ल्ड वार, तो लुकिंग फॉर द वे, भाई रास्ते चाहिए थे किसके लिए? मीन्स टू रीबिल्ड देयर एजुकेशन सिस्टम, कि भैया वार से जो अर्थव्यवस्था है बुरी तरह क्या हो गई थी? चरमर आ गई थी। जो एजुकेशन लेवल था वो भी क्या हो गया था बेटा? डाउन चला गया था। तो उसे क्या करना? rebuild करना, and one piece was restored. And third, the project quickly gained momentum and soon acquired a universal character, and new government include that of the United States decide to join in। क्या किया जाएगा? इसे ज्वाइन किया जाएगा। Upon the proposal of came a United Nations Conference for Establishment of Education and Culture Organization and was convened in London from 1 to 16 नवंबर 1945 में। ये यहाँ पे क्या हुआ थी बेटा? ये मीटिंग हुई थी इनके, ये कन्वे किया गया था। ये यूनेस्को की क्या है बेटा? इतिहास है। फिर स्केर्सली हैड द वार एंडेड व्हेन द कॉन्फ्रेंस ओपन, कि वार एंड हुआ और ये कॉन्फ्रेंस क्या हुई बेटा? ओपन हुई। इट गैदर्ड टुगेदर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 44 कंट्रीज। कितनी कंट्रीज थी बेटा शुरू में? 44, हु डिसाइड टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने क्या डिसाइड करा कि भैया एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे दैट वुड एम्बडी अ जेन्युइन कल्चर ऑफ अ पीस, जो क्या होगी? एक शांति की क्या करेगी? वो स्थापना करेगी। तो इन देयर आइज द न्यू ऑर्गेनाइजेशन वाज टू एस्टैब्लिश इंटेलेक्चुअल एंड मोरल सॉलिडेरिटी ऑफ अ मैनकाइंड एंड देयरबाय प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ अनदर वर्ल्ड वॉर, कि भाई दूसरा कोई और आगे क्या ना हो? वर्ल्ड वॉर ना हो। तो उसके लिए ये और एक यूजफुल था यूनेस्को। तो आप देखेंगे बेटा कि 1942 की शुरुआत में युद्ध के समय यूरोपीय देशों की सरकारें जो नाजी जर्मनी और उसके सहयोगियों का सामना कर रही थी। किसके? नाजी जर्मनी और उसके सहयोगियों का सामना कर रही थी। और मित्र देशों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन के लिए यूनाइटेड किंगडम में ये मिले थे। और द्वितीय विश्व युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। फिर भी वह देश शांति बहाल होने के बाद अपनी शिक्षा प्रणाली के पुनर्निर्माण के तरीके और साधनों की तलाश कर रहे थे। परियोजना ने तेजी से गति पकड़ी और जल्द ही एक सार्वभौमिक चरित्र प्राप्त कर लिया। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित नई सरकारें इसमें शामिल होने का क्या करा? निर्णय लिया। केम के प्रस्ताव पर एक शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन की स्थापना के लिए 1 से 16 नवंबर 1945 लंदन में एक संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या किया गया था? बुलाया गया था। और सम्मेलन शुरू होने पर शायद ही युद्ध समाप्त हुआ हो, और इसमें 44 देशों के प्रतिनिधि एकत्र हुए जिन्होंने एक ऐसा संगठन बनाने का निर्णय लिया जो शांति की वास्तविक संस्कृति के एक मूर्त रूप है। और उनकी नजर नए संगठनों का उद्देश्य मानव जाति की बौद्धिक और नैतिक एकजुटता स्थापित करना था। और इस तरह एक
और विश्व युद्ध के फैलने को क्या करता, रोकना था, यानी कि थर्ड वर्ल्ड वॉर ना पहुंचे। तो इसका सहयोग क्या था बेटा, बहुत ज्यादा था। ठीक है, तो ये यूनेस्को के बारे में हमने थोड़ी जानकारी पढ़ी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा यूनेस्को। फिर ये कहता है कि विच सिटी इज द होस्ट ऑफ भारत ड्रोन, क्या विच सिटी इज द होस्ट ऑफ भारत ड्रोन शक्ति 2023, यानी कि भारत ड्रोन शक्ति 2023 का मेजबान कौन सा शहर है? पुणे, ऑप्शन बी मैसूर, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी गाजियाबाद। ठीक है, तो भारत ड्रोन शक्ति है क्या, पहले इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ठीक है, फिर आंसर पे आएंगे बेटा इसका। तो बात करते हैं बेटा, द इंडियन एयरफोर्स IAF इज कोलैबोरेटिंग विद द ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया टू जॉइंटली होस्ट भारत ड्रोन शक्ति 2023, यानी कि भारतीय वायुसेना संयुक्त रूप से भारत ड्रोन शक्ति 2023 की मेजबानी के लिए ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ सहयोग कर रही है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है भाई, वो किसके साथ सहयोग कर रही है? तो भारतीय वायुसेना संयुक्त रूप से भारत ड्रोन शक्ति 2023 की मेजबानी के लिए, किसके लिए? भारत ड्रोन शक्ति 2023 की मेजबानी के लिए ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया, किससे? ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ सहयोग कर रही है। ठीक है, फिर दिस इवेंट शेड्यूल्ड फॉर सितंबर 25 एंड 26, जो इसका शेड्यूल बनाए आने वाले बेटा जो दिन है 25 एंड 26 को, विल टेक प्लेस एट द IAF हिंडन एयरबेस इन गाजियाबाद। कौन सा बेटा? आप गाजियाबाद गए होंगे, जो गाजियाबाद में लोग रहते हैं या जो दिल्ली NCR में रहते हैं तो अच्छी तरह जानते हैं। तो हिंडन एयरबेस है गाजियाबाद में, एंड विल फीचर्स लिव एरियल डेमोन्स्ट्रेशंस एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो रक्षा मंत्रालय के अनुसार, किसके अनुसार? रक्षा मंत्रालय के अनुसार 25 और 26 सितंबर को होने वाला यह कार्यक्रम गाजियाबाद में भारतीय वायुसेना के हिंडन एयरबेस पर होगा। कहां पे होगा? भारतीय वायुसेना के हिंडन एयरबेस पर होगा, और इसमें लाइव हवाई प्रदर्शन होंगे। क्या होंगे? ये आपको लाइव दिखाए जाएंगे। ठीक है बेटा, तो आपको ये पता चल गया हो ये कौन से शहर में हो रहा है? ये गाजियाबाद में हो रहा है। ठीक है बेटा, और गाजियाबाद यूपी का। तो रक्षा मंत्रालय के अनुसार 25 सितंबर को ये होने वाला कार्यक्रम गाजियाबाद में भारतीय वायुसेना के हिंडन एयरबेस पर होगा, और इसमें क्या दिखाए जाएंगे? लाइव जो है वो हवाई प्रदर्शन। ठीक है, तो हमारे सामने बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आता है? ऑप्शन डी गाजियाबाद हमारे पास इसका क्या बेटा? ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप लोगों के सामने ये आता है कि प्रज्ञान रोवर ऑफ द चंद्रयान 3, आपने अभी सारी ये जानकारी प्राप्त करी कि हम मून पे पहुंच गए हैं। ठीक है ना? तो जो प्रज्ञान रोवर है चंद्रयान 3 मिशन हैज कंफर्म्ड द प्रेजेंस ऑफ विच एलिमेंट ऑन द मून सरफेस, कि भाई जो चंद्रयान 3 मिशन के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह, किसकी? चंद्रमा की सतह पर किस तत्व की उपस्थिति की पुष्टि की है, कि भाई जो चंद्रमा के सरफेस पे हमारे पास कौन सा एलिमेंट वहां पे हमें जानकारी मिलेगी, कौन सा एलिमेंट वहां पे पाया गया है। और ये किसने जानकारी दी है? ये प्रज्ञान रोवर ऑफ चंद्रयान 3 ने, जो मिशन चला है हमारा, उन्होंने ये जानकारी भेजी है। तो ऑप्शन आते हैं आप पोटेशियम, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी क्लोरीन और ऑप्शन डी सल्फर। ठीक है, ऑप्शन सी क्लोरीन है और ऑप्शन डी क्या है बेटा? आपके पास सल्फर है। ठीक है, चलिए इसकी जानकारी लेते हैं बेटा पहले। तो आपके सामने बेटा ये है कि ड्यूरिंग अ रिसेंट एक्सपेरिमेंट, क्या चल रहे हैं बेटा? कि जो हालिया प्रयोग चल रहे हैं बेटा, जो अल्फा पार्टिकल एक्सरे हमारे पास है चंद्रयान 3 के, तो एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप APXN ऑन बोर्ड द प्रज्ञान रोवर ऑफ चंद्रयान 3 डिटेक्ट, क्या डिटेक्ट किया बेटा? द प्रेजेंस ऑफ सल्फर। किसकी प्रेजेंस? वहां पे क्या मौजूदगी है? कौन सा एलिमेंट है? सल्फर। एंड अदर माइनर एलिमेंट्स वहां पे मिले लूनार साउथ पोल रीजन। कहां पे? साउथ पोल रीजन में। आपको पता ही है कि जो हमारा चंद्रयान 3 है वो कहां पे बेटा उन्होंने लैंड करा? जो साउथ पोल है किसका? मून का। ठीक है, तो एक हालिया प्रयोग के दौरान चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर पर अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोप यानी कि APXS ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर सल्फर और अन्य छोटे तत्वों की उपस्थिति का पता लगाया है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है भाई, चंद्रमा के किस सतह पर? दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में सल्फर और अन्य छोटे तत्वों की उपस्थिति का पता लगाया है।
और APXS इंस्ट्रूमेंट है ऑल्सो कैरी करता है रेडियो एक्टिव सोर्स दैट एमिट अल्फा पार्टिकल, जो किसे एमिट करता है बेटा, अल्फा पार्टिकल को एंड एक्स-रे ऑन टू द सरफेस सैंपल, ऑन टू द सरफेस सैंपल। तो APX उपकरण रेडियोधर्मी स्रोतों को भी वहन करता है जो सतह के नमूने पर अल्फा कणों और एक्सरे का उत्सर्जन करते हैं। किसका उत्सर्जन करते हैं बेटा, अल्फा कणों और एक्सरे का उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, क्लियर है बात। तो हमें बेटा कौन सा वहां पे साउथ पोल रीजन में कौन से एलिमेंट मिला है, सल्फर। क्या मिला बेटा, सल्फर। तो आप देख रहे हैं हमारे पास जो ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी सल्फर हमारा क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है बात। तो सल्फर की वहां पे मौजूदगी में और भी छोटे छोटे हमें वहां पे क्या मिले बेटा, जानकारी मिली है। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास कि कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा, कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन विच वाज सीन इन द न्यूज, क्या आप देख रहे हैं न्यूज में आ रही है, इज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, ये किस फील्ड से है। तो कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा जो खबरों में देखी गई है किस क्षेत्र से क्या करते, संबंधित करते हैं। तो ऑप्शन ए आता है बेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, ऑप्शन बी आता है साइबर सिक्योरिटी से आते हैं, ऑप्शन सी आता है माइग्रेशन एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज से, या हाउसिंग एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि ऑप्शन आपके पास है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, प्रवासन पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और आवास और शहरी बुनियादी ढांचा, यानी किससे ये आते हैं। ठीक है, चलिए बेटा इसके बारे में पता करते हैं थोड़ा। तो हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन है कि अ टोटल ऑफ 48 अफ्रीकन कंट्रीज, कितनी कंट्रीज है 48, और वो कौन से कंट्रीज है, अफ्रीकन कंट्रीज, हैव एग्रीड टू अडॉप्ट द कंपाला मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन ऑन माइग्रेशन एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, KDMECC। माइग्रेशन, माइग्रेशन आप जानते हैं बेटा एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, एनवायरमेंट और क्लाइमेट टू एड्रेस द नेक्सस ऑफ ह्यूमन मोबिलिटी, मोबिलिटी वही मैं अभी बता रहा था एक जगह से दूसरी जगह, एंड क्लाइमेट चेंज इन द कॉन्टिनेंट, जो भी कॉन्टिनेंट में क्या हो रहा है बेटा, क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो कुल 48 अफ्रीकी देश महाद्वीप में मानव गतिशीलता और जलवायु परिवर्तन के संबंध को संबोधित करने के लिए प्रवासन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्रिस्तरीय घोषणा को अपनाने पर क्या हो गए, सहमत हो गए हैं। और आप देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है वो दिन पे दिन क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। और हर एक देश के लिए, कोई एक कंट्री नहीं है बेटा इसमें, हर एक देश के लिए समस्या क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसमें अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन IOM और जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के समर्थन में केनिया और युगांडा, कौन कौन, केनिया और युगांडा की सरकारें द्वारा सह मेजबान किया गया था। किस किस के द्वारा, कनाडा और युगांडा की सरकारों द्वारा ये सह मेजबान किया गया था। ठीक है, और ये ज्यादा किस लिए था, जो ये था माइग्रेशन है, एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है बेटा, ह्यूमन मोबिलिटी हो रही है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो ये किसी भी देश के पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं बेटा हमारे पास क्वेश्चन था कि ये किससे एसोसिएट, किस फील्ड से आते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी या माइग्रेशन एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, ऑप्शन सी, माइग्रेशन एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज के कारण ये हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन से हमारे पास क्या है बेटा, इसका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए बेटा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच कंपनी हैज लॉन्च्ड अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन कॉल्ड शेयर डॉट मार्केट। क्या बोला गया है कि भैया किस कंपनी ने, क्या किस कंपनी ने शेयर डॉट मार्केट नामक एक नया क्या करा है, मोबाइल एप्लीकेशन क्या करा है, लॉन्च किया है। ठीक है, तो ऑप्शन है फोन पे, क्रेड, पेटीएम और भारत पे, ये चार ऑप्शन आपके सामने है। तो शेयर डॉट मार्केट या फोन पे, क्रेड, पेटीएम या भारत पे। चलिए बेटा इसकी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो कहता है फोन पे हैज एंटर्ड इनटू स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस विद लॉन्च अ न्यू मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये किसने लॉन्च करी थी बेटा, फोन पे ने लॉन्च करी, कॉल्ड शेयर डॉट मार्केट बोला गया, अंडर इट सब्सिडरी फोन पे वेल्थ ब्रोकिंग। यानी कि फोन पे ने अपनी सहायक कंपनी फोन पे वेल्थ ब्रोकिंग के तहत शेयर डॉट मार्केट नामक एक नए मोबाइल
एप्लीकेशन के लॉन्च के साथ स्टॉक ब्रोकिंग व्यवसाय में क्या कर दिया, एंट्री कर दी है। ये फोन पे का पहला और एक सबसे बढ़िया कदम है, ठीक है। और ये बाजार की जानकारी और मात्रात्मक अनुसंधान आधारित वेल्थ बास्केट्स पर स्केलेबल प्रौद्योगिकी मंच प्रदान करता है, यानी कि इट प्रोवाइड मार्केट इंटेलिजेंसी, क्वांटिटेटिव रिसर्च बेस्ड वेल्थ बास्केट्स आ स्केलेबल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म पे क्या करेगा, ये काम करेगा। और इट विल बी अवेलेबल एज अ मोबाइल ऐप। ये किस पे अवेलेबल होगा, मोबाइल ऐप, डिटेक्टेड अ वेब प्लेटफॉर्म एनेबलिंग रिटेल इन्वेस्टर होंगे टू बाय स्टॉक्स and engage in intraday trade by created wealth basket and mutual funds। तो यह एक मोबाइल ऐप और एक समर्पित वेब प्लेटफॉर्म के रूप में उपलब्ध होगा जो खुदरा निवेशकों को स्टॉक खरीदने के लिए, इंट्राडे ट्रेडों में संलग्न होने और क्यूरेट वेल्थ पोस्ट और म्यूचुअल फंड खरीदने में सक्षम करेगा कि भाई ये लोगों को एक तरीके से क्या ये बेनिफिट ही देगा, ठीक है। तो ये किसने लॉन्च करा था बेटा, फोन पे ने क्या करा है बेटा, ये लॉन्च करा है। तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या होगा बेटा, इसका आंसर है फोन पे। क्लियर है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या आता है कि व्हाट इज द ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स इन ऑफलाइन मोड एज ऑफ सितंबर 23, यानी कि सितंबर 2023 तक ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान के लेन देन की सीमा क्या है। कि जो हम छोटा लेन देन करते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं ऑफलाइन मोड, ये ध्यान रखना किसकी बात कर रहा है बेटे, ऑफलाइन मोड की बात कर रहा है, ऑनलाइन मोड की बात नहीं कर रहा, ऑफ सितंबर 2003 तक। तो ऑप्शन ए आता है 200, बी आता है ₹1000, सी ₹500 और डी रुपीस आता है 100। तो सितंबर 2023 चल ही रहा है बेटा। ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल, किसकी बात कर रहा है, छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान के लेन देन की सीमा क्या है। चलिए बेटा थोड़ी सी इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई अनाउंस टू एनहांस ट्रांजैक्शन लिमिट फॉर स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट इन ऑफलाइन मोड कितने 500 फ्रॉम द अर्लियर कैप ऑफ ₹200। पहले कितनी थी 200, अब कितनी है 500 है। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ऑफलाइन मोड में छोटे मूल्य के डिजिटल भुगतान के लिए लेन देन की सीमा को 200 की पिछली सीमा से बढ़ाकर अब कितना कर दिया है, 500 कर दिया। पहले आप कितना कर सकते थे, 200 कर सकते थे, लेकिन आरबीआई की न्यू गाइडलाइन में ₹200 से अब ये कितना कर दिया गया, ₹500 कर दिया गया। एंड दिस कैन बी मेड यूजिंग एनी चैनल और इंस्ट्रूमेंट सच एज कार्ड, वॉलेट्स एंड मोबाइल डिवाइस इन फेस टू फेस मोड ओनली। ये कैसा हो सकता है, केवल फेस टू फेस मोड में कर सकते हैं। इन्हें किसी भी चैनल या उपकरण जैसे कार्ड के साथ, वॉलेट है हमारा, मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके केवल आमने सामने मोड में बनाया जा सकता है। केवल आपकी वहां पे मौजूदगी होनी चाहिए, फिर आप क्या कर सकते हैं बेटा, कम से कम 500 तक ये कर सकते हैं। और हालांकि ऑफलाइन भुगतान लेन देन की ऊपरी सीमा 500 होगी और किसी भी समय भुगतान साधन पर कुल सीमा कितनी हो सकती है, 2000। इसको बेटा ध्यान रखना कि ऑल्दो द अपर लिमिट है जो ऑफलाइन पेमेंट की वो ₹500 है, लेकिन जो टोटल लिमिट है पेमेंट की वो हम कितनी कर सकते हैं, 2000 एट एनी पॉइंट इन टाइम, एट एनी पॉइंट इन टाइम 2000 की हम कर सकते हैं। और बेसिकली जो पहले 200 थी ऑफलाइन मोड, अब वो कितनी हो गई है, ₹500 हो गई है। और इसके साथ ये ध्यान रखना कोई भी आप पेमेंट करें कार्ड से, वॉलेट से, मोबाइल डिवाइस से, तो केवल आप आमने सामने मोड में बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस ऑप्शन का आंसर बेटा हमारे सामने क्या आता है कि ऑप्शन सी ₹500 हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं ऑफलाइन मोड पर। क्लियर है बात। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा हमारे पास, द एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी इज सेट टू कंस्ट्रक्ट 25 मेगावाट सोलर पावर प्लांट इन विच स्टेट। जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उन्होंने एक कंस्ट्रक्ट 25 मेगावाट सोलर पावर प्लांट कौन से शहर में लगाया है, या ऐसे एशियाई विकास बैंक किस राज्य में 25 मेगावाट और सौर ऊर्जा का निर्माण करने के लिए बिल्कुल तैयार है, लगाने के लिए क्या है बेटा, बिल्कुल तैयार है। तो ऑप्शन ए गुजरात, राजस्थान बी, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल एंड ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो जो एडीबी है बेटा वो जो 25 मेगावाट सोलर पावर प्लांट कौन से शहर में लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो ऑप्शन आपके सामने है ही, क्वेश्चन समझे होंगे बेटा आप। चलिए इसकी भी जानकारी थोड़ी सी ले लेते हैं। तो द एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी एंड फोर्थ पार्टनर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
साइन अ लॉन्ग टर्म लोन, इन्होंने साइन किया बेटा किस पे, एक लॉन्ग टर्म लोन अप टू 1.2 बिलियन इंडियन रुपीज टू कंस्ट्रक्ट एंड ऑपरेट अ 25 मेगावाट सोलर क्या फोटोवोल्टिक बेस्ड पावर प्लांट इन द स्टेट तमिलनाडु इन इंडिया। भारत के तमिलनाडु राज्य में ये लगाने के लिए तैयार है और इट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अबाउट 50.7 gigawatt hours of electricity annually and increase clean and low cost energy supply commercial और इंडस्ट्रियल कस्टमर के लिए होगी। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक और फोर्थ पार्टनर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड ने भारत के तमिलनाडु राज्य में, कौन से राज्य में, तमिलनाडु राज्य में 25 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक आधारित बिजली संयंत्र के निर्माण और संचालन के लिए 1.2 बिलियन, कितना 1.2 बिलियन भारतीय रुपए तक के दीर्घकालिक ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं और इससे सालाना लगभग 50.7 गीगावाट घंटे बिजली पैदा होने और वाणिज्य और औद्योगिक ग्राहकों के लिए स्वच्छ और कम लागत वाली ऊर्जा आपूर्ति बढ़ाने की उम्मीद करता है। तो ये भी एक क्या है बेटा, एक अच्छा कदम है, ठीक है। और ये किस राज्य में है बेटा लगाने की तैयारी, भारत के बेटा तमिलनाडु में। ये याद रखना कितना कितना ये अमाउंट बता रहा है, 1.2 बिलियन भारतीय रुपए तक के दीर्घकालीन ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं और कितनी सालाना लगभग 50.7 गीगावाट घंटे बिजली पैदा होने और वाणिज्य और औद्योगिक ग्राहकों के लिए स्वच्छ और कम लागत वाली ऊर्जा आपूर्ति बढ़ने की क्या यहाँ पे उम्मीद है, ठीक है। तो हमारे सामने बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या बना कि ऑप्शन डी तमिलनाडु, ऑप्शन डी तमिलनाडु में ये जो प्लांट है एडीबी क्या करेगी, 25 मेगावाट सोलर पावर प्लांट को लगाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं बेटा। तो अभी हमने किसकी बात करी बेटा, एडीबी। अब एडीबी है क्या, थोड़ी इसकी जानकारी आपके लिए लेके आए। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक इज अ रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, क्या बेटा ये रीजनल डेवलपमेंट बैंक जो एस्टेब्लिश हुआ था 19 दिसंबर 1966 को। कब एस्टेब्लिशमेंट हुई थी बेटा इसकी, 19 दिसंबर, ठीक है 1966, विच इज हेडक्वार्टर्ड इन द ऑर्टिगा सेंटर लोकेटेड इन द सिटी ऑफ, कहां पे, मंडालियो मेट्रो मैनिला, यानी कि फिलिप्स में। यानी कि एशियाई विकास बैंक 19 दिसंबर 1966 को स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक, क्या है बेटा, एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका मुख्यालय फिलिप्स के मेट्रो मनीला के मोंडलुनियांग शहर में स्थित ऑर्टिगस सेंटर में है। तो ये अभी हमने एडीबी पढ़ा, तो अब आपको इसकी एडीबी बैंक की पूरी क्या जानकारी हम आपके लिए लेके आए हैं। तो एशिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए, किसमें, एशिया में, बैंक दुनिया भर में 31 क्षेत्रीय कार्यालय भी क्या करता है, रखता है, कितने, 31। और मासातोशु असाकावा एडीबी के अध्यक्ष और एडीबी के निर्देशक मंडल के अध्यक्ष है। उन्हें एडीबी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा अध्यक्ष चुना गया है और 17 जनवरी 2020 को इन्होंने पदभार अपना ग्रहण करा था, यानी कि 2020 17 जनवरी, ठीक है, ये इन्होंने क्या अपना पद संभाला था। और वर्तमान में ये कितने देश शामिल है इसमें, 68, कितने, वर्तमान में जो प्रेजेंट देश जो सहयोग कर रहे हैं वो कितने बेटा, 68 है। ये एडीपी की जानकारी है आपके लिए बेटा। ये कब एस्टेब्लिश हुआ, 19 दिसंबर 1966 को। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है बेटा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे, फिलिप्स में है, ठीक है। तो ये एडीपी की जानकारी थी आपके लिए। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है हु वाज द फाउंडर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस, तो गणितीय विज्ञान संस्थान आईएमएससी संस्थापक कौन थे, ठीक है। तो ऑप्शन आपके सामने आता है बेटा, पीसी महालनोबिस, सीवी रमन, ऑप्शन सी आता है आपके पास अलादी रामाकृष्णन और ऑप्शन डी आता है बेटा रामानुजन। क्या आता है, ऑप्शन डी रामानुजन, ठीक है। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने है कि भैया हु वाज द फाउंडर ऑफ, कौन थे फाउंडर किसके, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस के। चलिए बेटा इसकी जानकारी लेते हैं थोड़ी सी। तो कहता है द बर्थ सेंचुरी ऑफ द एमिनेंट फिजिस्ट अलादी रामाकृष्णन इज बीइंग सेलिब्रेटेड इन दिसंबर 2023, यानी कि दिसंबर 2023 में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी अलादी रामाकृष्णन की जन्मशती मनाई जा रही है। तो जो इनके फाउंडर थे वो कौन थे बेटा,
अलादी रामाकृष्णन थे। और उन्होंने चेन्नई में गणितीय विज्ञान संस्थान मैथ साइंस की स्थापना की है, ये याद रखना। ही फाउंडेड अ मैथ साइंस द इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल साइंस है IMSC इन चेन्नई में, एंड सर्व एज द डायरेक्टर अंटिल हिज रिटायरमेंट इन 1983 एट द एज ऑफ द 60। और 1983 में 60 वर्ष की आयु में अपनी सेवानिवृत्त तक इसके निर्देशक के रूप में इन्होंने क्या करा, काम करा, जब तक वो क्या नहीं हुए थे, रिटायर नहीं हुए थे। वो संस्थान चेन्नई के तारामणि में अपने परिसर में अलादी रामाकृष्णन शताब्दी सम्मेलन आयोजित करके अपने संस्थापक निर्देशक को श्रद्धांजलि देगा वहां पे, ठीक है। तो द इंस्टीट्यूट विल पे होमेज टू इट्स फाउंडर डायरेक्टर बाय कंडक्टिंग द अलादी रामाकृष्णन सेंट्रल कॉन्फ्रेंस एट द कैंपस इन, कहां पर है बेटा इनका कैंपस, तारामणि चेन्नई में है, ठीक है। तो ये इन्होंने क्या करी थी बेटा, इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। क्लियर है बात। तो हमारे पास इसका जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन कौन सा होगा, सी, अलादी रामाकृष्णन हमारे पास क्या बेटा इसका आंसर आएगा, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बेटा आपके सामने कि विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च द 6th एडिशन ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन SIS 2023। किस केंद्रीय मंत्रालय ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 का छठा संस्करण लॉन्च किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। तो ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। यानी कि शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय या गृह मंत्रालय है। तो वो कौन सी यूनियन मिनिस्ट्री है जिन्होंने जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन SIS 2023 के क्या करिए बेटा लॉन्च करा है, कौन सी मिनिस्ट्री? तो चलिए बेटा इसकी जानकारी लेते हैं पहले। तो आपके सामने आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इनोवेशन सेल एंड ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन हैव लॉन्च्ड द 6th एडिशन ऑफ स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023। तो आपके सामने बेटा आंसर आ चुका है। शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2023 का छठा संस्करण लॉन्च किया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे 2017 में। अपनी शुरुआत के बाद से, इसकी जो शुरुआत थी बेटा कब से हुई थी, 2017 से। तो आपके सामने एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाई ये जो हैकाथॉन की शुरुआत है वो कब शुरू हुई थी बेटा, 2017 में। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन और इनोवेशन फ्रेमवर्क के लिए एक वैश्विक मॉडल बनाया गया है और यह इवेंट 239 समस्या विवरण प्रस्तुत करता है, जिसमें 182 सॉफ्टवेयर चुनौतियां और 57 हार्डवेयर चुनौतियां शामिल हैं। तो दिस इवेंट प्रेजेंट 239 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग 180 सॉफ्टवेयर चैलेंज और 57 हार्डवेयर चैलेंजेस इसमें हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन जो है इसका वो आंसर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आएगा बेटा। तो थोड़ी सी बेटा और जानकारी हम लेते हैं हैकाथॉन के बारे में, क्या है ये, किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं बेटा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन इज अ नेशनल वाइड इनिशिएटिव प्रोवाइड स्टूडेंट with a platform to solve some of the pressing problem we face in our daily life and thus inculcate a culture of product innovation and a mindset of a problem solving। तो जो स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन है बेटा एक राष्ट्रव्यापी पहल है जो छात्रों को हमारे दैनिक जीवन में आने वाली कुछ गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करती है कि हमारे रोजमर्रा की जो लाइफ है, जिंदगी है, उसमें क्या क्या समस्या हमारे सामने आती है, उन समस्याओं से हम कैसे निकल सकते हैं और जो हमारा मेंटली स्ट्रेस है वो कैसे कम हो सकता है। तो आजकल के आप लाइफ स्टाइल देख रहे हैं कि सारा बिजी शेड्यूल रहता है सबका, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे कोई भी काम करने वाला व्यक्ति हो, महिलाएं हो, सबका बिजी शेड्यूल है और टेंशन ही टेंशन, समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। तो उनकी समस्याओं को हल करने के लिए लाया गया और इस प्रकार उत्पादन नवाचार की संस्कृति और समस्या समाधान की मानसिकता विकसित करती है। तो पहले 4 SIS 2017, SIS 2018, 2019, 2020 और 2022 पूरे भारत में युवा दिमागों विशेषकर इंजीनियरिंग छात्रों में आउट ऑफ द बॉक्स सोच को बढ़ावा देने में बेहद सफल साबित हुए हैं और इन्होंने नई नई ट्रिक यहाँ पे बताई। अब कहते हैं इसमें कौन भाग ले सकता है, तो
SIH जूनियर कक्षा 6ठी से 12वीं के छात्र और HI के छात्र जो कॉलेज के छात्र हैं वो इसमें क्या ले सकते हैं, भाग ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई जो SIH में वो कौन कौन से जो विद्यार्थी हैं वो भाग ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बेटा अब इसकी जो थीम है 2003 में SIH की जो थीम है ये किस पर बेस्ड है। ठीक है, तो SIH तो क्लियर हो गया क्या है, किस तरीके से काम करता है बेटा। तो अब इसकी थीम क्या है, सबसे पहले कहता है स्मार्ट ऑटोमेशन, यानी कि आइडिया फोकस करता है इंटेलिजेंट यूज ऑफ रिसोर्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, की टेक्नोलॉजी क्या हो, एडवांसमेंट विद कंबाइनिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एक्सप्लोर मूव वेरियस सोर्सेज आए एंड गेट वैल्यूएबल इनसाइट यहाँ पे नजर आए। तो पहला जो इसका काम है थीम का वो क्या है, स्मार्ट ऑटोमेशन है। सेकंड जो थीम है फिटनेस एंड स्पोर्ट्स, किसके ऊपर है, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स। तो आइडिया दैट कैन बूस्ट फिटनेस एक्टिविटी, कि भाई कैसे आजकल देख रहे हैं कि हर एक बंदे को कोई ना कोई क्या हो रही है, बीमारी लगी हुई है। तो फिट रहने के लिए आजकल के जिम कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, योगा हो रहा है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारा पूरा का पूरा लाइफ स्टाइल क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। फिर हेरिटेज एंड कल्चर पे काम करेगा, आइडिया दैट शोकेस द रिच कल्चर, हेरिटेज एंड ट्रेडिशन ऑफ इंडिया, की भारत का भैया ट्रेडिशन है क्या। फिर हमारे पास आता है मेडिटेक, बायोटेक और हेल्थ टेक की बात करेगा। कटिंग एज टेक्नोलॉजी इन दिस सेक्टर कंटिन्यू टू एंड डिमांड रिसेंट शिफ्ट इन हेल्थ केयर ट्रेंड, ग्रोइंग पॉपुलेशन आल्सो, क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि पॉपुलेशन बढ़ी रही है, एरे ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द इनोवेशन। और नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी थीम है वो एग्रीकल्चर, फूड टेक और रूरल डेवलपमेंट के लिए है। तो डेवलपिंग सॉल्यूशन कीपिंग इन माइंड द नीड टू एनहांस द प्राइमरी सेक्टर ऑफ इंडिया एग्रीकल्चर एंड टू मैनेज एंड प्रोसेस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर कैसे हो। तो आपको पता है जो हमारा देश है वो क्या कृषि प्रधान देश है, तो उसके लिए भी ये इन्होंने यहाँ पे थीम रखी हुई है। तो नेक्स्ट जो थीम है स्मार्ट व्हीकल्स पे, जैसे क्रिएटिंग इंटेलिजेंट डिवाइस टू इंप्रूव करना क्या, कम्युनिकेशन ऑफ सेक्टर। फिर जो थीम है हमारे पास क्या, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स है, यानी कि सबमिट योर आइडिया टू एड्रेस ग्रोइंग प्रेशर, सिटी रिसोर्सेज, ट्रांसपोर्ट नेटवर्क एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ये रखी हुई है। फिर नेक्स्ट जो थीम है वो है रोबोटिक्स एंड द ड्रोन्स के ऊपर। तो देयर इज अ नीड टू डिजाइन ड्रोन्स, तो जरूरत है किसकी बेटा, कि ड्रोन्स की डिजाइन की एंड रोबोट्स की दैट कैन सॉल्व सम ऑफ द प्रेसिंग चैलेंज ऑफ इंडिया एंड सच एज हैंडलिंग मेडिकल इमरजेंसी एंड सर्च एंड रेस्क्यू कर सके, कोई आपदा है तो ये ड्रोन से और रोबोट से हम क्या कर सके, मदद ले सके, कोई आने वाले टाइम में कोई आपदा आती है, विपत्ति आती है, तो ये भी एक अच्छी थीम है इनकी। फिर क्लीन एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी, सॉल्यूशन कुड बी इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट सिग्रेशन एंड डिस्पोजल एंड इंप्रूव सैनिटाइजेशन सिस्टम को क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। और फिर नेक्स्ट है टूरिज्म, तो सॉल्यूशन आइडिया दैट कैन बूस्ट द करंट सिचुएशन, कि जो आइडियाज है वो क्या कर सके, बूस्ट अप कर सके करंट सिचुएशन ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्री इंक्लूडिंग होटल्स एंड ट्रैवल है एंड अदर रिन्यूएबल सस्टेनेबिलिटी एनर्जी के लिए रखी गई है। एंड इनोवेटिव आइडिया ऑफ हेल्प मैनेज एंड जनरेट करना रिन्यूएबल सस्टेनेबल रिसोर्सेज को मोर एफिशिएंटली, सही तरीके से हम इसका यूज कर सकें। तो ये इसकी नेक्स्ट थीम थी। फिर नेक्स्ट थीम क्या है बेटा, ब्लॉकचेन एंड साइबर सिक्योरिटी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रोवाइड आइडिया देती है, डिसेंट्रलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूट करती है लेजर टेक्नोलॉजी यूज टू स्टोर डिजिटल इंफॉर्मेशन दैट पावर क्या करती है बेटा, क्रिप्टो करेंसीज एंड एनएफटीएस एंड कैन रेडिकली चेंज करते हैं मल्टीपल सेक्टर में। फिर जो थीम है इसकी स्मार्ट एजुकेशन के ऊपर है, किसके ऊपर है, स्मार्ट एजुकेशन। तो स्मार्ट एजुकेशन एक कॉन्सेप्ट है जो डिस्क्राइब करता है लर्निंग इन डिजिटल एज, कि डिजिटल एज में कैसे लर्न करें। इट एनेबल्स लर्नर टू लर्न मोर इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, फ्लेक्सिबिलिटी और कंफर्टेबली। तो आने वाला टाइम जो है ये स्मार्ट एजुकेशन के लिए रखा गया इन्होंने। और डिजास्टर मैनेजमेंट के, डिजास्टर मैनेजमेंट इंक्लूड आइडिया रिलेट टू करता है रिस्क मिटिगेशन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट बिफोर, आफ्टर एंड ड्यूरिंग अ डिजास्टर। कोई आपदा है तो पहले से हम क्या रहे, तैयार रहे, या उसके बाद भी हम क्या रहे बेटा, तैयार रहे। टॉयज, challenge your creative mind to conceptualize and develop unique toys games based on our civilization history और culture के ऊपर ही होने चाहिए। फिर नेक्स्ट मिसलेनियस है कि टेक्नोलॉजी आइडेंटिटी सेक्टर लाइक हॉस्पिटलिटी है, फाइनेंशियल सर्विस है, एंटरटेनमेंट है और रिटेल्स है। तो ये 16 थीम्स इनकी है SIH की। क्लियर है बात। तो ये मैंने सारी थीम आपको बेटा बता भी दी और SIH होता क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है थिरुवोणम किस राज्य में मनाया जाने वाला त्योहार है? थिरुवोणम इज अ फेस्टिवल प्रिडोमिनेंटली सेलिब्रेट इन विच स्टेट? किस स्टेट में हम इसे राज्य में सेलिब्रेट करते हैं? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला या आंध्र प्रदेश? ये आपके सामने ऑप्शन है। तो चलिए बेटा थोड़ी इसकी जानकारी लेते हैं। तो हम बात करेंगे बेटा तिरुवोणम। द मोस्ट ऑस्पिशियस डे है ड्यूरिंग द ओणम फेस्टिवल। कब? ओणम फेस्टिवल के दौरान इज सेलिब्रेट थ्रू आउट द केरला। तो तिरुवोणम ओणम त्योहार के दौरान सबसे शुभ दिन पूरे केरल में मनाया जाता है। किसमें मनाया जाता है बेटा ये त्योहार? केरल में मनाया जाता है ओणम फेस्टिवल पे। तो ओणम एक फसल उत्सव है। कैसा त्योहार है बेटा ये? हार्वेस्ट फेस्टिवल, जो राजा महाबली या मावेली की अपने प्रिय राज्य में वापसी के जश्न में मनाता है। कि जब ये महाबली राजा वापस आए थे अपने राज्य में, इस जश्न में ये मनाया जाता है। और यह त्योहार 10 दिनों तक मनाया जाता है और हर दिन का बहुत महत्व होता है। 10 दिन तक ये त्योहार मनाते हैं। और ओणम मलयालम वर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक है कि वह मलयालम में ये वर्ष शुरू हुआ तो ये वहीं से वर्ष शुरू होता है, जिसे कोला वर्षम कहा जाता है। ठीक है, तो ये कौन से उसमें मनाया जाता है बेटा राज्य में? तो ये थ्रू आउट द केरला में ये सेलिब्रेट करते हैं। तो हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेन बेटा हम आपके लिए करते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए बेटा, तो हमारे पास इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी, केरल। ठीक है बेटा, ऑप्शन सी हमारे पास क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहता है विच सिटीज आर दी होस्ट ऑफ इंडियंस फर्स्ट टू फीफा वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफायर्स? यानी कि भारत के पहले 2 फीफा विश्व कप 2026 क्वालिफायर के मेजबान कौन से शहर होंगे? तो ये कब है बेटा? 2026 की बात कर रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने है कोलकाता एंड दुर्गापुर, मैसूर और बेंगलुरु, चेन्नई और पौंडीचेरी, और भुवनेश्वर और गुवाहाटी। ये आपके सामने क्या दे रखे बेटा? ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए बेटा इसकी भी जानकारी लेते हैं। तो कहता है भुवनेश्वर एंड गुवाहाटी कौन होस्ट कर रहा है बेटा? भुवनेश्वर एंड गुवाहाटी विल होस्ट इंडिया ओपनिंग 2 होम मैचेस इन द फीफा वर्ल्ड कप 2026। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने घोषणा की कि भुवनेश्वर और गुवाहाटी फीफा विश्व कप 2026 और AFC एशियाई कप 2027 प्रारंभिक संयुक्त योग्यता 2 में भारत के शुरुआती 2 घरेलू मैचों की क्या करेगा? मेजबानी करेगा। तो भारत के 2 घरेलू मैचों की क्या करेगा बेटा? ये मेजबानी करेगा। और कौन करेगा? भुवनेश्वर और गुवाहाटी। और भारत को एशियाई क्वालिफायर के ग्रुप ए में कतर, कुवैत और अफगानिस्तान और मंगोलिया के बीच प्रारंभिक संयुक्त क्वालिफिकेशन राउंड 1 के विजेताओं के साथ रखा गया है। तो किसके साथ रखा गया? तो इंडिया हैव बीन ड्रॉन इन ग्रुप ए। ग्रुप ए में रखा गया। और ग्रुप ए है एशियन क्वालिफायर की अलोंग साइड कतार, कुवैत एंड द विनर ऑफ द प्रिलिमिनरी जॉइंट क्वालिफिकेशन राउंड 1 फिक्सर बिटवीन अफगानिस्तान एंड मंगोलिया। तो ये कौन से हमारे 2 राज्य होस्ट करेंगे बेटा? भुवनेश्वर एंड गुवाहाटी। कौन? भुवनेश्वर एंड गुवाहाटी। तो इसका जो आंसर होगा बेटा हमारे पास ऑप्शन कौन सा? डी। ठीक है, भुवनेश्वर और गुवाहाटी क्या करेंगे बेटा? इसे होस्ट करेंगे। ठीक है, ये 2 शहर हमारे पास है। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बेटा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि नीलांचल फ्लाईओवर विच वॉज सीन इन द न्यूज, ये देख रहे हैं न्यूज में दिखाया जा रहा है, इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये किस राज्य में है? तो नीलांचल फ्लाईओवर जो खबरों में है किस राज्य में ये स्थित है? ऑप्शन आपके सामने आते हैं। सिक्किम, बी आसाम, सी अरुणाचल प्रदेश और डी वेस्ट बंगाल। ये आपके सामने ऑप्शन आते हैं। तो चलिए बेटा इसकी भी इंफॉर्मेशन लेते हैं थोड़ी। तो कहता है आसाम चीफ मिनिस्टर कौन है? आसाम के चीफ मिनिस्टर जो है हिमांता बिस्वा शर्मा इनॉग्रेटेड द स्टेट लॉन्गेस्ट फ्लाईओवर नेम, जिसका नाम क्या रखा है? नीलांचल फ्लाईओवर आफ्टर द नीलांचल हिल्स नियर विच इट स्टैंड। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने राज्य के सबसे लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। ये जो असम का सबसे लंबा क्या है बेटा? फ्लाईओवर बनाया गया, जिसका नाम नीलांचल पहाड़ियों के नाम पर नीलांचल फ्लाईओवर रखा गया है। वहां पे क्या है? नीलांचल पहाड़ियां हैं, उसी के बिहार पे इस फ्लाईओवर का पुल का नाम रखा गया है, जिसके पास यह स्थित है। और इसकी कुल लंबाई
2.63 किलोमीटर है और यह मालीगांव चारियाली से शुरू होकर गुवाहाटी में कामाख्या गेट तक है। इसकी जो जो लंबाई है पूरी फ्लाईओवर की 2.63 किलोमीटर है, ठीक है, 2.63 किलोमीटर है। और ये मालीगांव चारियाली से शुरू होकर कहा गुवाहाटी में कामाख्या गेट तक है। और ये सबसे लंबा फ्लाईओवर बनाया गया है और ये फ्लाईओवर 420.75 करोड़ की लागत से बनाया गया था। ठीक है भाई, तो ये कहां पर बनाया गया बेटा, किस राज्य में? तो ये हमारे पास ऑप्शन बी आता है, असम राज्य में ये क्या बनाया गया है। ठीक है, तो ये फ्लाईओवर सबसे लंबा वहां पे बनाया गया, ठीक है, और वहां के मुख्यमंत्री ने इसका क्या करा, उद्घाटन किया था। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा बेटा आपको। तो चलिए बेटा, आज की क्लास के लिए ये हम क्वेश्चन लेके आए थे आपके, तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो बेटा हमारे इस वीडियो के लिए हमारे जो चैनल शिक्षा मित्र क्लासेस है, ठीक है, उसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ठीक है, तो बस हमारा बेटा एक ही एम है कि आप खूब पढ़ें, खूब बढ़ें। और इसी के साथ बेटा आज विदा लेते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक यू।